अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल के ऊपर। वैसे तो और भी बिज़नेस मॉडल्स हैं, जैसे होलसेल एफबीए बिज़नेस मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग भी बिज़नेस मॉडल है, लेकिन जो आज की वीडियो है इसका मेन पर्पस प्राइवेट लेबल बिज़नेस मॉडल के ऊपर बात करना है। और ये वीडियो स्पेसिफिक बिगनर्स न्यूबीज़ के लिए बनाई है। ऐसे लोग जो अमेज़ॉन के ऊपर एज अ प्राइवेट लेबल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्होंने काम सीखा है लेकिन उन्हें समझ नहीं है फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, कौन से कंट्री में रजिस्टर्ड करवानी है, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना है या नहीं करवाना, लिस्टिंग क्रिएट करें, प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, मींस वो मिक्स अप है, उन्हें पता नहीं है कि फ़र्स्ट स्टेप उन्हें क्या लेना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर प्राइवेट लेबल बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है। देखें, अगर आपने खुद अपना एक ब्रांड रजिस्टर्ड करना है, आप चाहते हैं आपकी एक आइडेंटिटी बने, आपका एक एसेट बने, तो फिर आपने अमेज़ॉन के ऊपर एज अ प्राइवेट लेबल अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या होगा? देखें, सबसे पहले आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है। आपने कौन सी मार्केट में जाके अपनी चीज़ बेचनी है, कौन सी मार्केट में जाके अपनी चीज़ सेल करनी है। मार्केट से मुराद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। आप यूके में अपना प्राइवेट लेबल बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, यूएसए में करना चाहते हैं, जापान में करना चाहते हैं, जर्मनी में करना चाहते हैं, अदर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। आपने कोई एक स्पेसिफिक मार्केट कंट्री चूज़ करना है जहाँ पे आपने अपना प्राइवेट लेबल बिज़नेस लॉन्च करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आज इस वीडियो में मैं सपोज करता हूँ कि मैंने यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके को सिलेक्ट किया है अपना प्राइवेट लेबल बिज़नेस लॉन्च करने के लिए, और फिर अब मज़ीद आगे हम इसी कंट्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है जी? मार्केट सेलेक्ट करना। वो हमने सेलेक्ट कर लिया, यूके, हमने प्राइवेट लेबल बिज़नेस यूके में स्टार्ट करना है। नंबर 2 स्टेप क्या है? अब हमने यूके में अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना है। बिज़नेस रजिस्टर्ड मीन हमने यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। यूके में एक लिमिटेड कंपनी, जिसको एलसी कहते हैं, लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आगे इसका क्या प्रोसेस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले आपने कंपनी का नाम चूज़ करना है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है कि हमने किस नाम की कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। मैं यहाँ पे मिसाल लेता हूँ ABC लिमिटेड कंपनी, हमारी कंपनी का नाम ABC होगा। नंबर 2, हमने यूके में एक फ़ोन नंबर बाय करना है। अब कैसे बाय करेंगे? हम तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं। मोस्टली हम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है। उधर हमने एंड्रॉयड मोबाइल पे हमने प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करनी है, VY की ऐप, VY की ऐप उसे कहते हैं। उस ऐप से हमने अपना नंबर जनरेट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ऐप में लॉगिन होना है, वो हमसे एक फ़ोन नंबर मांगेगा, वहाँ पे हमने पाकिस्तानी कोई भी फ़ोन नंबर देना है जिस पे हमारा OTP आएगा। वो OTP हमने दोबारा उस ऐप में पुट करना है, जिस पे हमें एक नंबर अलॉट हो जाएगा, हमें एक नंबर मिल जाएगा। अब उस नंबर पे हमने अपने किसी भी पाकिस्तानी प्राइवेट बैंक के जो डेबिट कार्ड होते हैं, उस डेबिट कार्ड से हमने उसमें डिपॉजिट करवाना है। 15 पाउंड, 20 पाउंड हम उस पर डिपॉजिट करवा सकते हैं, कुछ भी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना डिपॉजिट करवाते हैं। यहाँ जस्ट मैंने बताया कि हमने फ़ोन नंबर बाय कैसे करना है। VY की ऐप है प्ले स्टोर से, वो हमने डाउनलोड करनी है। नंबर 3 प्रोसेस है, वो क्या है कि हमने अपना एक एड्रेस बाय करना है। फिज़िकली एड्रेस हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो यूके में हम यूनिक वर्चुअल एड्रेस भी बाय कर सकते हैं और उस एड्रेस पे भी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। अब यूनिक वर्चुअल एड्रेस बाय हम कहाँ से करेंगे? इसके लिए एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं registeredaddress.co.uk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस लिंक पे आपने जाना है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से जाके आपने एक वर्चुअल एड्रेस बाय करना है। फिर नंबर 4 पे आता है जी, हमारे पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में कोई भी बैंक हो,
प्राइवेट बैंक है, मिज़ान बैंक है, एलाइड बैंक है, हबीब बैंक है, उसका डेबिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसके फ़ीस हमने पे करनी है यूके गवर्नमेंट को वाया अपने डेबिट कार्ड के। अब ये कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करनी है? ऑनलाइन हमारे पास लैपटॉप तो है, गूगल भी है, ऑनलाइन हो गए हैं। अब आगे कहाँ पे जाना है? देखें, उसके लिए एक वेबसाइट है यूके गवर्नमेंट की www.gov.uk/limited-formation/register-your-company। ये कंप्लीट एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप इस लिंक पे जाना है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। यूके में जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो उसकी जो टोटल चार्जेस हैं, टोटल फीस है, आपने यूके गवर्नमेंट को पे करनी है, वो 12 पाउंड पे करनी है। आप किसी प्राइवेट कंसल्टेंट से रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो आपसे 100, 150, 250, 200 यूएस डॉलर चार्ज करता है कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के। यहाँ इस लिंक, इस वेबसाइट पे जाके अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, फ़ोन नंबर, बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, डेबिट कार्ड जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है, डेट सेंड, ये 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कंपनी का नेम आपके पास होना चाहिए, डायरेक्टर की डिटेल होनी चाहिए, वो यूके का डायरेक्टर है या पाकिस्तान का है। कंपनी का जो बिज़नेस एड्रेस है वो यूके का होना चाहिए। जो डायरेक्टर है उसका एड्रेस आप चाहे यूके का रखें या पाकिस्तान का रखें, नो प्रॉब्लम, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन कंपनी का जो बिज़नेस एड्रेस है वो मस्ट यूके का होना चाहिए। अब इसके बाद 2 प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए। नंबर 1, हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, कौन सी कंट्री में हमने अपना प्राइवेट लेवल बिजनेस लॉन्च करना है। नंबर 2, हमने कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा ली। नंबर 3 क्या है? वाइज अकाउंट। अब जब अमेज़ॉन के ऊपर सेल करेंगे, हमारे अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में पैसे आएंगे तो अमेज़ॉन वहाँ से खुद हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अमेज़ॉन कहेगा भाई मुझे अकाउंट बताओ, मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँ, तो हम अमेज़ॉन को अपना वाइज अकाउंट देंगे। वाइज अकाउंट को पहले ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट कहा जाता था, अभी वो ट्रांसफ़र हटा के उन्होंने इसको अपडेट करके जस्ट वाइज कह दिया कि ये वाइज अकाउंट है। आपने वाइज अकाउंट ओपन करना है। अब वाइज अकाउंट ओपन करने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास? आपके पास एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए। आप अपनी आइडेंटिटी का कोई डॉक्यूमेंट ले लें, आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज की कॉपी है वो क्लियर कॉपी, उसको स्कैन करके आप अपने पास रख लें। फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। वाइज अकाउंट के लिए आपका पाकिस्तानी फ़ोन नंबर भी चल सकता है, या फिर जो यूके पे आपने VY की ऐप के ज़रिए जो नंबर बाय किया है वो नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एड्रेस होना चाहिए आपके पास। जब वाइज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा ये इंडिविजुअल अकाउंट करना है क्रिएट आपने या बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट। अगर आप एक अपना प्राइवेट लेबल एक ब्रांड रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो कोशिश करें जो वाइज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी बिजनेस अकाउंट ही क्रिएट कराएं, ताकि फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अगर वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। खैर, ये मेन 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स थे वाइज अकाउंट क्रिएट करने के लिए: ईमेल, पासपोर्ट स्कैन कॉपी, टेलीफोन नंबर और एड्रेस। ये 4 चीज़ें लेके आप वाइज अकाउंट क्रिएट करें। आपके 3 स्टेप पूरे हो गए। अब नंबर 4 पे आएंगे हम। अमेज़ॉन के ऊपर हमने अपना एक प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करना है, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हमें? नंबर 1 पे कंपनी डिटेल। कंपनी हमारी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 फ़ोन नंबर, वो भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, पहले डिस्कस हो चुका है, VY की ऐप के ज़रिए हमने बाय किया है। नंबर 3 बिजनेस एड्रेस। यूके में जब कंपनी रजिस्टर करवाई है तो वहाँ पे हमने एड्रेस भी बाय किया था, एड्रेस भी हमारे पास आ गया। नंबर 4 डेबिट कार्ड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए हमारे पास पाकिस्तानी बैंक का डेबिट कार्ड होगा, वो अगर हम इंटरनेशनली एक्टिवेट करवा लें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। नंबर 4 हमारे पास यूटिलिटी बिल, टेलीफोन का जो बिल होगा वो एडमिसिबल है। अब यहाँ पे अक्सर लोग पूछते हैं यूटिलिटी बिल हम कौन सा दें। देखें, जो आपने VY की ऐप के ज़रिए नंबर बाय किया है
उस पर हमने डिपॉजिट भी करवाया, क्रेडिट डलवाया 15-20 पाउंड। अब एक ऐप है यूके में जिसको कहते हैं गिफ्ट गैफ ऐप, उसके ज़रिए हमने अपने नंबर में डिपॉजिट डलवाना है। गिफ्ट गैफ एक ऐप है, उसके ज़रिए हमने क्रेडिट करवाना है अपने नंबर पे, टेलीफोन नंबर के ऊपर। फिर उस टेलीफोन नंबर की हमने स्टेटमेंट ले लेनी है, उस टेलीफोन नंबर का जो बिल है वो हमने ले लेना है, वो एज अ यूटिलिटी बिल शो होगा। अब आते हैं नंबर 5 की तरफ। अभी तक तो हमने अमेज़ॉन का सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट कर लिया, कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी, अमेज़ॉन के ऊपर हमारा सेलर सेंटर अकाउंट भी क्रिएट हो गया। प्राइवेट लेबल बिजनेस करने जा रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 के US डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो कोशिश करें आप साथ ही अपना जो ब्रांड है उसकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन भी मूव कर दें। ब्रांड रजिस्ट्रेशन यूके गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है 170 पाउंड। रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली आपने किसी ना किसी अटॉर्नी, किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवानी है, वो आपसे चार्ज करता है 100-120 पाउंड। ये आपने उसको फ़ीस पे करनी है। और यूके में आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन का जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स है। 3 मंथ के अंदर अंदर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है। अब आते हैं नंबर 6 स्टेप की तरफ, प्रोडक्ट रिसर्च, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी प्राइवेट लेबल बिजनेस। आपने प्रोडक्ट रिसर्च बहुत केयरफुली करनी है। ऑब्वियसली मार्केट में टूल्स हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस टूल्स हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रोडक्ट रिसर्च करके तो नहीं बताऊँगा, उसके लिए चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे बताया गया कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इसके, कि जब ये प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है तो कोशिश करें फर्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं अपने प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए, तो कभी भी सीजनल प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट नहीं करनी है। यूके में सर्दी बहुत होती है, ठीक है, लेकिन याद रखें जब गर्मी पड़ती है तो फिर गर्मी भी बेइंतहा की पड़ती है। ऐसी प्रोडक्ट चूज़ ना करें जो सर्दी में सेल हो और गर्मी में ना हो, गर्मी के मौसम में सेल हो और फिर सर्दी के मौसम में सेल ना हो। कोशिश करें एक कन्वेंशनल, एक ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें जो होल द ईयर सेल हो। जब एक अच्छी प्रोडक्ट हो जाए, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएं, उसके बाद आपका अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस है, आप चाहें तो सीजनल प्रोडक्ट भी लॉन्च करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब फर्स्ट टाइम प्राइवेट लेबल में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो कोशिश करें सीजनल प्रोडक्ट को सिलेक्ट ना करें। इसी तरह नंबर 2 पे आता है ट्रेंडी प्रोडक्ट। कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि ये श्योर करें कि ट्रेंडी प्रोडक्ट ना हो। स्टार्ट में आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाए, 500 यूनिट सेल हो जाए, आप कहें ये तो अच्छे सेल हुए हैं, आप 2000 इन्वेंट्री और मंगवा लें। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इन होती है, वो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, आपको 2000 इन्वेंट्री लॉस में चली जाएगी। ट्रेंड मीन्स, ट्रेंडी प्रोडक्ट मीन्स एक ट्रेंड आता है साल में या किसी भी वक्त, एक ट्रेंड आता है, वो प्रोडक्ट पीक पे जाती है, सेल होना शुरू होती है, अचानक उसका ट्रेंड ख़त्म होता है, उसकी सेल ख़त्म हो जाती है। अगर आप नए सेलर हैं तो आपको इस पे लॉस होगा अगर आप ट्रेंडी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। इसी तरह नंबर 3 पे मैं बात करूंगा कि कोशिश करें अगर आप स्टार्ट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ऐसी प्राइस हो जहाँ पे यूके की एवरेज पॉपुलेशन है वो उसकी बाइंग पावर में हो। प्रोडक्ट प्राइस आप 200 पाउंड, 150 पाउंड, 180 पाउंड रख देते हैं। ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 150 से प्लस है, 200 पाउंड से प्लस है, तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है यूके की वो इसको बाय नहीं करेगी। जो एलीट क्लास है वो इसको बाय कर लेगी ऑनलाइन। हमने प्रोडक्ट जो रखनी है वो कोशिश करें 10 पाउंड से लेके 35 मैक्सिमम 40 पाउंड तक जाए। यूके की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो मोस्टली इस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस 40 पाउंड से ऊपर जाना शुरू हो जाती है, लोगों की बाइंग पावर से बाहर जाना शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट की जो बाइंग है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि प्राइस उसकी हाई ना हो। इसी तरह नंबर 4 पे मैं बात करूंगा
ओवरवेट और ओवर साइज प्रोडक्ट ना हो। अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा वज़नी है या जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट लेफ़्ट साइड से या आमने सामने से किसी भी साइड, चारों साइडों से उस उजम में बड़ी है, तो उसका लॉस आपको कैसे होगा कि अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस का रेंट है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इस तरह अगर आप FBA कर रहे हैं तो अमेज़ॉन जो फ़ीस चार्ज करेगा ना, पिक पैक एंड डिलीवरी फ़ीस, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो भी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें प्रोडक्ट का जो वेट है वो स्टैंडर्ड वेट, नॉर्मल वेट हो, और साइज़ है वो भी स्टैंडर्ड साइज़ हो। ओवर साइज़ और ओवर वेट प्रोडक्ट स्टार्ट में सेलेक्ट ना करें। ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में जो मैं बताना ज़रूरी समझता था न्यूबीज़ और बिगनर्स को। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 की तरफ, जो कि है प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट में हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है अपने प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए। देखें, मोस्टली हमारी जो प्रोडक्ट सोर्स होती है वो चाइना से होती है। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमने चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करनी है, तो हम जाएंगे alibaba.com के ऊपर, बताने की ज़रूरत नहीं है, फेमस वेबसाइट है। अब वहाँ पे हमने जो सप्लायर है उसको सिलेक्ट करना है जिससे हमने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, बाय करनी है। उस सप्लायर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ किस कैटेगरी की होनी चाहिए, किस कैटेगरी का वो सप्लायर होना चाहिए कि हम उससे बाय करें। देखें, सबसे पहले ये देख लें उस सप्लायर के पास वेरीफाइड टैग होना चाहिए। वेरीफाइड का एक बैज होता है जो अलीबाबा अपने ऑथेंटिक सप्लायर को देता है। अगर उस सप्लायर के पास वेरीफाइड बैज नहीं है तो फिर उससे प्रोडक्ट मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उससे प्रोडक्ट बाय करें। फिर वो कितना पुराना सेलर है, आपने जिस सेलर से प्रोडक्ट बाय करनी है देख लें वो एटलीस्ट 2 years ओल्ड सेलर होना चाहिए। अगर 2 साल से पुराना है तो, या 2 साल या 2 साल से पुराना है तब उससे बाय करें, अदरवाइज़ उससे बाय नहीं करें। फिर उस सप्लायर की रेटिंग चेक कर लें। रेटिंग मीन उस सप्लायर की जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, ऑन टाइम डिलीवरी है वो कैसी है, उसका टाइम क्या है, फिर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है। ये सारी चीज़ें, उसके टाइटल, उसका जो मेन पेज के ऊपर जो सप्लायर का नेम है उसकी राइट साइड पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। 4.5 4.3 से अबव होनी चाहिए। इसी तरह देख लें कि वो सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है या नहीं। कोशिश करें उससे बाय करें प्रोडक्ट जो ट्रेड इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फ्री सैंपल। ये अब डिपेंड करता है उसके ऊपर, आपकी नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रोडक्ट उससे बाय करनी है। आप उसके साथ खुद नेगोशिएट करें। मोस्टली सप्लायर हैं वो फ्री सैंपल दे देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है या आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन किस तरह की करते हैं कि वो आपको देता है फ्री सैंपल या नहीं देता। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग के स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, जहाँ पे है जी वेरीफाई सैंपल फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी इन चाइना। ये याद रखें, जब भी आप उससे सैंपल मंगवाएंगे तो डायरेक्ट वो अपने पास यहाँ पे ना मंगवा लें पाकिस्तान में, या अगर यूके में बैठे हैं या आप यूएसए में बैठे हैं तो वहाँ पे ना मंगवा लें। आप पहले उससे सैंपल वेरीफाई करवा लें। चाइना के अंदर ही बहुत सारी 3PL सर्विसेज कंपनीज होती हैं, आप उनको वो सैंपल भेजें। आप अपने सप्लायर को कहें कि ये सैंपल इस एड्रेस पे भेज दो, मेरा वहाँ पे एक जानने वाला बैठा है, या उसको बता दें 3PL सर्विसेज हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं, $100 चार्ज कर लेंगे। वो प्रोडक्ट के सैंपल को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, फिर आपको बताएंगे भाई इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, तब आप उससे वो सैंपल मंगवाएं। अच्छी कंपनीज हैं वो ज़रा अच्छा चार्ज करेंगी, जो ज़रा नॉर्मल कंपनीज हैं उनके रेट कम होंगे। लेकिन बेहतर यह है कि आप एक बार सैंपल वहाँ पे चेक करवा लें अपना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, स्टैंडर्ड कैसी है, फिर आप सैंपल मंगवाएं और उसके साथ फर्दर निगोशिएट करें। फिर इसके बाद आता है आपने जो कांटेक्ट करना है सप्लायर के साथ। alibaba.com के ऊपर जो सप्लायर है उसके साथ जो आपने कांटेक्ट करना है वो कोशिश करें अलीबाबा के ऊपर ही जो उसका
चैट बॉक्स बना हुआ है उसी के थ्रू करें, ताकि आपकी जितनी भी निगोशिएशन है, कम्युनिकेशन है, जितने भी आपने वर्डिंग चेंज की है एक दूसरे के साथ, वो सारी अली बाबा के सामने हो। ये ना हो आप उससे सेपरेट वी चैट या व्हाट्सएप या कोई और ईमेल या कोई और फ़ोन नंबर ले लें, उधर आप उसके साथ कम्युनिकेशन करते रहें। जो भी कम्युनिकेशन करनी है कोशिश करें अली बाबा के चैनल के ऊपर ही करें, अली बाबा की वेबसाइट के थ्रू करें, ताकि जितनी भी कम्युनिकेशन है वो अली बाबा के सामने हो, ताकि कल कोई केस अगर ओपन हो जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है सप्लायर के साथ, या वो आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाता है, वो कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं, मैंने तो ये कहा था, तो वो जो सारी चैट है वो alibaba.com के पास सेव होती है। अब एक चीज़ और बता दूं कि जब आप alibaba.com की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपने ये नहीं देखना कि ये वेबसाइट ओपन की है, फर्स्ट पेज पे ये फर्स्ट सप्लायर है तो आप उसी से प्रोडक्ट बाय कर लें। आप मैक्सिमम कोशिश करें 10 से 12-15 सप्लायर के साथ कांटेक्ट करें, फिर उन 10-12 सप्लायर में से आप 3 सप्लायर हैं वो शॉर्ट लिस्ट करें। वो जो 3 सप्लायर शॉर्ट लिस्ट करें ना, फिर उन 3 सप्लायर के साथ आप जो सैंपल है उसकी बात करें, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त पहले ही उसका वेट और उसका साइज़ देख लें, उसके वेट और साइज़ को FBA की फीसिस के साथ कंपैरिजन कर लें। आप वहाँ पे ही सोर्सिंग के दौरान ही आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर लें। ये ना हो सैंपल आ जाए, हर चीज़ ओके हो जाए, इन्वेंट्री आ जाए, एंड पे जब इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुँचे पता चले प्रॉफिट मार्जिन तो 5% है, तो फिर उसका फ़ायदा। इसलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन के दौरान ही ना आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करें। FBA की फीसिस कितनी होंगी, पिक पैक डिलीवरी क्या होगी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस की फीसिस क्या होंगी। ऑब्वियसली वो जितनी प्रोडक्ट का साइज़ होगा, उसका वेट होगा, उसका कॉटन का साइज़ होगा, यूनिट का साइज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी फीसिस होती हैं। इसलिए सोर्सिंग के दौरान आप प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करें। अब एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है प्रोडक्ट सोर्सिंग में कि आप अपने सप्लायर के साथ निगोशिएट लाजमी करें। ये नहीं कि उसने कहा जी वो पर यूनिट $5 देगा तो आप कहें ठीक है आप भेजें। निगोशिएट लाजमी करें, लेकिन उसका दिमाग नहीं खाना। मतलब ये नहीं उसको जिज कर देने आप डाउन करें, प्राइस $5 नहीं मैं 3 दूंगा, नहीं और डाउन करें और डाउन करें। आप जब उसे ज़्यादा परेशान करेंगे वो आपकी बात मान लेगा, $3 कर देगा, लेकिन जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी फिर आपको $3 वाली देगा, $5 वाली नहीं देगा। निगोशिएट करें लेकिन एक लेवल पे रह के, अगर वो मान जाए ठीक है, अगर नहीं मानता तो समझो आपकी जो प्रोडक्ट है वो मिलेगी तो थोड़ी एक्सपेंसिव, लेकिन वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड में 1 नंबर प्रोडक्ट होगी। और जो गोरा है ना वो प्रोडक्ट की क्वालिटी मांगता है, स्टैंडर्ड मांगता है। 10 आपके पास आपकी प्रोडक्ट के ऊपर 10 रिव्यूज़ अगर पॉजिटिव आ गए ना, समझे आपकी प्रोडक्ट टकाटक सेल होना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है आपके रिव्यूज़ का। अब रिव्यूज़ यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ये ज़रा दूसरी तरफ बात चली जाएगी। फ़िलहाल हम सोर्सिंग पे बात कर रहे हैं। बात करने का मकसद ये था कि उसे प्राइस पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना, नॉर्मल उसके साथ डिस्कस करें, निगोशिएट करें। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ओके है, आपकी प्रोडक्ट की सेफ हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर आपने देखना है कि आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन तो कर लिया है, उसके बाद आपने जब उसको कहना है कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट दे दो, आप उसके साथ फाइनल डील कर लेते हैं। अब उस डील में एक चीज़ आती है डिलीवर ड्यूटी पेड, फ्री ऑन बोर्ड और एक्स वर्क। ये 3 टर्म्स हैं, DDP, FOB और XW। वो सप्लायर आपको कहता है प्रोडक्ट मुझसे लोगे कैसे, मेरे यूनिट में आके लोगे मुझसे, फैक्ट्री में आके मुझसे लोगे, या मैं प्रोडक्ट को शिप पे लोड कर दूं, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी, या मैं प्रोडक्ट को UK USA के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाऊं। तो यहाँ पे आपने उसको कोई मेथड बता देना है। आप DDP करते हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड करते हैं, या एक्स वर्क। अब यहाँ पे यह भी बताता चलूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है पर यूनिट वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप DDP करवाते हैं तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, FOB कराते हैं रेट थोड़ा सा कम होगा, एक्स वर्क कराते हैं तो उसका रेट और कम हो जाएगा।
अब DDP, FOB और एक्स वर्क क्या है, बेसिक तो बता दिया, डिलीवर ड्यूटी पेड DDP, फ्री ऑन बोर्ड FOB और एक्स वर्क EXW। डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे डिफरेंस करके मैंने बताया हुआ है, DDP, FOB, एक्स वर्क, इनके दरमियान डिफरेंस बताया हुआ, वो एक सेपरेट वीडियो मौजूद है। यहाँ पे फिर अगर आप DDP करते हैं तो आप उसको बता दें कि भाई हमें प्रोडक्ट अमेज़ॉन के UK में जो अमेज़ॉन का वेयर हाउस है इधर प्रोडक्ट चाहिए, आपने उसको अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे देना है। ये बेसिक कुछ इनिशियल स्टेप्स प्रोसेस थे प्रोडक्ट सोर्सिंग के जो मैंने आपको बताए हैं। अब चलते हैं प्राइवेट लेबल के स्टेप नंबर 8 के ऊपर, क्रिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने ऑर्डर दे दिया प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, प्रोडक्ट सोर्सिंग का, ठीक है, तो साथ में आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे आप अपनी आहिस्ता आहिस्ता लिस्टिंग तैयार करना शुरू करें, जिसमें आपका टाइटल होगा, आप कीवर्ड्स रिसर्च करें, टाइटल होगा, उसके बुलेट पॉइंट्स होंगे, फिर आगे उसके 7 इमेजेस होंगे, इंक्लूडिंग अगर आपकी वो जो प्रोडक्ट है उसकी अगर वेरिएशंस है तो स्वैच इमेज भी उसमें लाजमी रखें, फिर डिस्क्रिप्शन उसके नीचे डिटेल लिखें, EBC एनहांस ब्रांड कंटेंट, A+ कंटेंट, वो डिटेल लिखें। आप अपने साथ लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू करें। फिर स्टेप नंबर 9, लिस्टिंग एक्टिवेशन डेट। लिस्टिंग आप क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपने रखना होता है कि आप लिस्टिंग एक्टिव कब करेंगे। अगर आपको सप्लायर टाइम दे रहा है 40 दिन का कि मैं 40 दिन तक प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दूंगा, तो आपने लिस्टिंग तैयार करते वक्त जो एक्टिवेशन डेट है वो 40 की बजाय 80 दिन के बाद की रखनी है। उसकी रीज़न क्या है कि जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर पहुंच जाएं 40 दिन बाद में आप लिस्टिंग पे जाके वो जो 80 दिन वाली टाइम पीरियड रखा था वो कम करके आप 40 पे आ जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हनीमून पीरियड एंजॉय करने का मौका मिलेगा। हनीमून पीरियड क्या होता है, अमेज़ॉन के ऊपर जब कोई प्रोडक्ट बंदा नया सेलर आके सेल करना शुरू करता है तो अमेज़ॉन कहता है कि भाई ये जो पहले 15 दिन है ना, ऑलमोस्ट 14-15 दिन, ये मैं तुम्हें हनीमून पीरियड देता हूँ। हनीमून पीरियड में अमेज़ॉन उस सेलर को कन्वर्जन देता है, खुद ही कोशिश करता है उसकी प्रोडक्ट थोड़ी ऊपर जाए, रैंक हो। तो हनीमून पीरियड एंजॉय करने के लिए कोशिश करें कि आप लिस्टिंग की जो एक्टिवेशन डेट है पहले 80 दिन की रखें, जब प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर आ जाए फिर दोबारा बाद में उसकी डेट कम कर दें और प्रोडक्ट को आप एक्टिवेट करें, उस लिस्टिंग को एक्टिवेट करें, लॉन्च करें, ताकि वो आप 14 दिन का जो हनीमून पीरियड है वो एंजॉय करें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था प्राइवेट लेबल का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या करना है, 4 क्या करना है, तकरीबन 10 स्टेप में ना आपको बताया है। 10वां स्टेप है मेरा लॉन्च योर प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुंच गया तो ऑब्वियसली आपने अपनी लिस्टिंग तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आपने एक्टिवेट कर देना है। जब लिस्टिंग एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद क्या करना है, एक फाइनल स्टेप है, स्टेप 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप फर्स्ट डे से ही PPC रन करें, पे पर क्लिक PPC कैंपेन रन करें फ्रॉम डे 1। आप ये ना देखें कि पहले तो यार ये 14 दिन 15 दिन का हनीमून पीरियड है, मैं इसको थोड़ा एंजॉय करता हूँ, हो सकता है मेरी प्रोडक्ट खुद ही लॉन्च हो जाए, खुद ही हाईली रैंक हो जाए, खुद ही टॉप पेज पे आ जाए। वो हनीमून पीरियड होता है लेकिन इतना नहीं होता है कि पहले जो 50 सेलर बैठे हुए हैं, पहले 20 सेलर बैठे हुए हैं टॉप पेज पे, तो हनीमून पीरियड इतना नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट आई है तो वो खुद ही फर्स्ट पेज पे टॉप पेज पे आ जाएगी। वो कन्वर्जन देता है, आपको पास सेल्स आती हैं, लेकिन अगर आपके जहन में है कि हनीमून पीरियड का फ़ायदा देते हुए आपकी प्रोडक्ट है जी टॉप पेज पे आ जाएगी, तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, टॉप पेज पे आ सकती है कि अगर हनीमून पीरियड भी हो, साथ ही आप PPC पे पर क्लिक अपनी कैंपेन भी रन करें। आप हनीमून पीरियड के ख़त्म होने का वेट कभी भी ना करें। अगर आप रियल बेनिफिट लेना चाहते हैं ना PPC का, तो कोशिश करें फ्रॉम डे 1, हनीमून पीरियड भी चल रहा है, साथ ही आप अपनी PPC भी रन करें, फिर आपको सही बेनिफिट होगा। आप जब PPC रन करें तो एवरी
आफ्टर 24 आवर आप पीपीसी को चेक करें, उसको चेंज नहीं करें। कुछ लोग होते हैं कीवर्ड्स लगा के एग्जैक्ट कैंपेन रन कर देते हैं, इस पे मल्टीपल होती हैं, एग्जैक्ट भी होती है, ब्रॉड भी, फ्रेज भी, ये फिर टॉपिक हट जाएगा, डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, उधर मैं जाना नहीं चाहता। हम सपोज करते हैं एग्जैक्ट कैंपेन रन की हुई है, तो कुछ लोग क्या करते हैं 2 दिन चेक किए, नहीं सही कन्वर्जन आई जी, उसको चेंज कर दिया, फिर 3 दिन गुजरे फिर चेंज कर दिया। देखें पीपीसी कैंपेन आप रन करें, कम से कम 14 दिन रहने दें उसको। 14 दिन के बाद 16 दिन के बाद उसकी जो पीपीसी है रिपोर्ट्स में जाके उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करें, वहाँ से आप अपने कीवर्ड्स के एनालिसिस निकालें, उनकी रिपोर्ट चेक करें कि भाई कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पे हमें सेल्स मिली हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे कन्वर्जन आई हैं, उनको रखें। बाकी जो कीवर्ड्स हैं उनको आप नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दें। इस तरह ना 14-15 दिन के बाद चेक करें। कुछ लोग होते हैं हर 2 दिन बाद, तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद उनको चेंज करते रहते हैं, उस तरह आपको सही एनालिसिस, सही रिपोर्ट नहीं मिलती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल का। उम्मीद करता हूँ जो भाई नए हैं, बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, काफ़ी हद तक इस वीडियो ने उनकी हेल्प की है। मज़ीद अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के बारे में, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, पीपीसी कैंपेन के बारे में, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, कुछ भी किसी हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।